हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पिछले वीडियो में मैंने आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में बताया कि ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन की अगर बात करें तो उन ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन में जो इंडस्ट्रीज डोमिनेट करती थी, एक आयरन एंड स्टील हो गई, दूसरी जो है आपके सामने वो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन के कपड़े आज से नहीं, हजारों साल पहले से बन रहे हैं। हजारों साल पहले अलग तरीके से बनाया जाता था, आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है, बड़े बड़े लोगो लगा दिए जाते हैं और बेच दिए जाते हैं। ठीक है, तो उस तरह से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी क्या है, एक बहुत ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, जिसके अलग अलग एस्पेक्ट्स क्या है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, इस लिंक के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, जहां पर आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे कि कब क्या आने वाला है। साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप जरूर से डाउनलोड कीजिए। अनअकैडमी ऐप जरूर से डाउनलोड कीजिए, यहां पर आपको बहुत सारे एक्साइटिंग फीचर्स मिलेंगे, जैसे फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं। साथ ही साथ आप क्या देखते हैं, स्पेशल क्लासेस के अलावा यहां पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, क्विजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं। तो इन सारे फीचर्स को आप अनअकैडमी ऐप पर एक्सप्लोर कर सकते हैं फॉर फ्री यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराजे। ठीक है, तो इन सभी फीचर्स को एक्सप्लोर कीजिए अनअकैडमी ऐप पर। अब अगर हम बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो आपको हैंडलूम के फॉर्म में देखने को मिलेगी, पावरलूम के फॉर्म में देखने को मिलेगी और मिल सेक्टर में भी देखने को मिलेगी। मतलब कॉटन टेक्सटाइल जो है, कॉटन का कपड़ा जो है ना, वो हैंडलूम्स में भी प्रोड्यूस हो रहा है। हैंडलूम्स मतलब क्या, हाथ से मशीन चलाई जाती है और क्या कहते हैं कि क्लोथ्स बनाए जाते हैं। वैसे ही पावरलूम एक अलग एस्पेक्ट हो जाता है। पावरलूम क्या हो जाता है, तो जो हैंडलूम मतलब हाथ से चलाई जाने वाली मशीन, जो सबसे इनिशियल स्टेज रहा है टेक्सटाइल को बनाने का। कॉटन के कपड़े पहले हाथ से ही बनाए जाते थे, जैसे अगर आप देखेंगे तो महात्मा गांधी ने भी क्या है, चरखा वगैरह सपोर्ट किया था। क्यों? क्योंकि ये एक लार्ज सेक्टर को एम्प्लॉयमेंट देता है, लेबर इंटेंसिव होता है हैंडलूम। साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ आप देखते हैं तो आदमी कुछ ना कुछ कर रहा है, खुद बना रहा है। ठीक है, वो चीज होती है। पावर लूम की अगर हम बात करें तो पावर लूम में क्या होगा कि इलेक्ट्रिकली ड्रिवन थोड़ी सी क्या हो जाती है मशीन। तो हैंडलूम का क्या हो जाता है, थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन हो जाता है पावर लूम, जो कि मशीन बेस्ड पावर ड्रिवन हो जाती है। और जब ये मशीन बेस्ड पावर ड्रिवन और बड़े स्केल पे आपको देखने को मिलेगा तो वो मिल सेक्टर का पार्ट हो जाता है वो। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो मिल सेक्टर का पार्ट हो जाता है, जहां पे बहुत सारे आप क्या देखेंगे, मैकेनाइज्ड मशीन जो रहती है, पावर ड्रिवन और ह्यूज इनपुट के साथ काम कर रही होती है, ह्यूज आउटपुट भी दे रही होती है, वो मिल सेक्टर हो जाता है। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है आपको हैंडलूम्स के थ्रू, पावर लूम्स के थ्रू, मिल सेक्टर्स के थ्रू ऑपरेशंस में देखने को मिल सकती है। ठीक है, और यही नेचुरल प्रोग्रेशन भी रहा है कि इनिशियली हैंडलूम पे डिपेंडेंट थी पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्लोली एंड ग्रेजुअली पावर लूम्स पे शिफ्ट होती है, फिर मिल सेक्टर प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा कॉटन टेक्सटाइल का। ठीक है, ये आपको नेचुरल प्रोग्रेशन समझ में आएगा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे ग्रो करी। अगर हैंडलूम की बात करें तो हैंडलूम सेक्टर इज लेबर इंटेंसिव एंड प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू सेमी स्किल्ड वर्कर्स। ठीक है, हैंडलूम सेक्टर क्या है, लेबर इंटेंसिव है। क्यों? क्योंकि क्या बताया मैंने, सब कुछ हाथों से चल रहा है। तो हैंडलूम सेक्टर इज लेबर इंटेंसिव एंड प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू सेमी स्किल्ड वर्कर्स। सेमी स्किल्ड वर्कर्स को क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। कौन सा? हैंडलूम सेक्टर। फिर अगर आप देखोगे तो इट रिक्वायर्स स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो रहता है तो वो बहुत कम रहता है हैंडलूम सेक्टर में। ठीक, क्यों? क्योंकि सब कुछ जो है, तो जैसे आप कोई बहुत बड़ी मशीन नहीं लाना है, घर के जो मेंबर्स हैं, जो एक कह सकते हैं क्राफ्ट पर्सन है, वो खुद हाथ से काम करके काम चला लेता है। तो इस तरह से हैंडलूम सेक्टर इज लेबर इंटेंसिव एंड प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू सेमी स्किल्ड वर्कर्स। इट रिक्वायर्स स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। दिस सेक्टर इन्वॉल्व्स स्पिनिंग, वीविंग, फिनिशिंग ऑफ द फैब्रिक। तो आप क्या कर रहे हैं, धागा बून रहे हैं हैंडलूम से। ठीक है, स्पिनिंग हो गया, वीविंग मतलब उस धागा बनाना, धागा बनाने के साथ उस धागे को बुनना। ठीक है, वीविंग हो गया, फिनिशिंग ऑफ फैब्रिक्स, तो उसमें सिलाई विलाई करके कुछ कपड़ा बना देना, कपड़ा काट देना। तो ये पूरा का पूरा हैंडलूम सेक्टर में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर आप पावर लूम में जाते हैं तो पावर लूम में क्या होता है कि हैंडलूम का अपग्रेडेड मॉडल हो जाएगा। ठीक है, तो पावर लूम में द पावर लूम सेक्टर इंट्रोड्यूसेस machines and becomes less labor intensive and the volume of production increases। ठीक है, यहां क्या है कि पावर लूम में आपको यह देखने को मिलता है कि इंट्रोड्यूसेस मशीन्स एंड बिकम लेस लेबर इंटेंसिव। मतलब जो लेबर यहां काम कर रहे थे उनका काम अब कौन कर दे रहा है, पावर काम कर दे रहा है, मतलब एनर्जी से काम चल जा रहा है। तो इस कारण से क्या है, लेस लेबर इंटेंसिव होता है, मशीन बेस्ड होने लगता है। ठीक है, एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन आल्सो इंक्रीजेस, हल्का सा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। देखो, क्वेश्चन किसी भी सेंस में पूछा जा सकता है कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, इज गवर्न बाय हैंडलूम, पावर लूम एंड मिल सेक्टर।
डिफरेंशिएट बिटवीन देम। तो अब आप डिफरेंशिएट कर पाओगे हैंडलूम में और पावरलूम में क्या है कि यहां मशीन ड्रिवन हो जाता है, लेस लेबर इंटेंसिव हो जाता है। लेस लेबर इंटेंसिव होने के साथ साथ में जो प्रोडक्शन हो रहा है ना, तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये सब कुछ आ जाएगा पावरलूम में। पावरलूम के बाद अगला क्या है, मिल सेक्टर्स। ठीक है, मिल सेक्टर्स क्या है, तो जैसे मिल सेक्टर्स को आप समझोगे तो ये सबसे बड़ा हो गया। कैसे कि कॉटन टेक्सटाइल मिल सेक्टर इज हाईली कैपिटल इंटेंसिव एंड प्रोड्यूसेस फाइन क्लोथ्स इन बल्क। तो मिल सेक्टर में बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव होता है, सब कुछ मैकेनाइज्ड होता है, सब कुछ मशीन्स होती है, लेबर्स तो घूम रहे होते हैं बस क्वालिटी इंस्पेक्शन के काम से कि मशीन सही चल रही है कि नहीं चल रही है। और फिर क्या होता है, पूरा का पूरा सब मशीन से डिजाइन होता है, मशीन से बनाया जाता है। प्रोड्यूस भी जो होता है वो बल्क में होता है। अब आपने हिस्ट्री में कहानियां सुनते ही आए होंगे, किस चीज की कहानियां, तो आपने देखा होगा कि क्या होता है कि पावर सेक्टर, जो मिल सेक्टर वगैरह, मिल मेड क्लोथ्स होते हैं, सस्ते होते थे, बल्क में आने लगे तो इंडियन हैंडलूम जो है, ठीक है, वो क्या होने लगा, डिसइंटीग्रेट होने लगा, ब्ला ब्ला ब्ला, पूरी कहानियां। ठीक है, तो उस तरह से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हैंडलूम, पावरलूम और मिल सेक्टर्स क्या है वो समझ में आ गया आपको। अब अगर आगे बढ़े तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जिस तरह से आपने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन देखा कि वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में कहां ट्रेडिशनली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, क्लियर। तो अब जैसे अगर हम यहां देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है वो कैसा है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर्स गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन एज रॉ मटेरियल। अब दिखती बात है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंसीडर मल्टीपल फैक्टर्स। ठीक है, आप मल्टीपल फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं बिफोर स्टैब्लिशिंग एनी, क्या कह सकते हैं, बिफोर स्टैब्लिशिंग एनी इंडस्ट्री। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल लोकेशन को तय करने से पहले आप बहुत सारे मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे चीजों को सोचते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे भी वही बात आ रही है कि कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, तो उसे क्या चाहिए रहता है, अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल चाहिए रहता है। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल को अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल चाहिए रहता है। तो उसी के चलते, जैसे अगर आप देखेंगे, उसी के चलते अच्छा रॉ मटेरियल जहां मिलेगा, इंडस्ट्रीज वहां ग्रो करेंगी। जैसे छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है कि वाई इन इंडिया इंडस्ट्रीज, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड इन द एरियाज ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र, क्योंकि वहां पे ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल में अच्छा कॉटन मिल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसी तरह से क्या है कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड भी अगर बात की जाए, कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर्स गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन एज अ रॉ मटेरियल। देयरफॉर most of the regions where cotton is being produced, you will see cotton textile manufacturing is flourishing over there। ठीक है, तो जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, यूएसए हो गया, पाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, इजिप्ट हो गया। इजिप्ट वन ऑफ दी, कह सकते हैं, फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉटन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन इजिप्ट। तो कॉटन जब वहां पे बहुत अच्छा प्रोड्यूस होता है तो ये स्वाभाविक है कि वहां की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बेहतरीन रहेगी। ठीक है, तो इंडिया, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इजिप्ट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स रॉ कॉटन। वर्ल्ड में जितना भी रॉ कॉटन प्रोड्यूस हो रहा है, तो वर्ल्ड के रॉ कॉटन का आधे से ज्यादा रॉ कॉटन जो है वो इन 4-5 देशों में प्रोड्यूस हो जाता है। तो इन 4-5 देशों में स्वाभाविक है कि इंडस्ट्री जो है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो फ्लरिश करेगी ही करेगी। ठीक है, द यूके, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एंड जापान ऑल्सो प्रोड्यूस कॉटन टेक्सटाइल मेड फ्रॉम इंपोर्टेड यार्न। हाँ जी, एक चीज आपको यहां समझना होगी, जैसे क्या कहा जाता है पता है, मैनचेस्टर जो है, मैनचेस्टर, वो अब आज आप फुटबॉल के नाम से जानते हो मैनचेस्टर को, लेकिन मैनचेस्टर इनिशियली जो था ना, मैनचेस्टर वाज नोन फॉर इट्स कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब इतना बड़ा ब्रिटेन है, वहां कहां तो कॉटन ग्रो कर लेंगे और कहां तो इंडस्ट्री चला लेंगे, फिर भी मैनचेस्टर इज नोन फॉर द कॉटन टेक्सटाइल हब ऑफ द वर्ल्ड। व्हाई? तो उसके पीछे का कारण यह है कि जैसे यूके हो गया, यूके में मैनचेस्टर मैंने बताया, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप हो गया, फ्रांस, जर्मनी वगैरह के कुछ पार्ट्स हो गए, जापान हो गया। ठीक है, जापान भी देखो इतना बड़ा देश है कि वहां आधे में तो वॉल्केनो ही फूट रहे हैं, लेकिन वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री चला रहे हैं। अब वहां रॉ मटेरियल नहीं है, फिर कैसे चला ले रहे हैं? तो उनके पास एडेड एडवांटेज ये होता है कि वो जो इंपोर्टेड यार्न होता है ना, मतलब वो अपने हाथ धागा इंपोर्ट करवाते हैं, वो धागे से क्या करते हैं, कपड़ा बनाते हैं, उसी कपड़े से आपको क्या बनाएंगे, शर्ट, पैंट, जो भी कुर्ता, पैजामा, साड़ी, जो भी बनाना है वो बना के आपको बेच देंगे। फॉर एग्जाम्पल, वो इंडिया से ही धागा लेंगे, इंडिया से धागा लेके क्या करेंगे, वहां सब कुछ पूरा बना देंगे कपड़ा, और वो कपड़ा बना के वापस आपको ही बेच देंगे। कारण, क्योंकि इंडिया में क्या कह रहा हूं, स्पिनिंग सेक्टर तो मजबूत हो गया, लेकिन वो वीविंग सेक्टर जो है ना वो मजबूत नहीं है, तो हम अच्छा कपड़ा नहीं बना पाते। तो उसके चलते क्या है कि हमारे यहाँ का धागा ही एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। अब दिखती बात है कि आप टमाटर खाली बेचोगे और उस टमाटर से केचप बना के बेचोगे, तो केचप बना के बेचने में ज्यादा फायदा रहेगा। लेकिन क्या होता है कि इन कंट्रीज ने क्या करके रखा है, इन कंट्रीज ने, जैसे अगर आप देखोगे तो ये कंट्रीज बल्क में इंपोर्ट करती है यार्न, और उस यार्न से फैब्रिक बनाती है, ठीक है, कपड़ा बनाती है, और हमें ही वापस पहुंचा देती है। देखो क्या लिखा है, यूरोप अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स कॉटन इंपोर्ट्स। तो वर्ल्ड में जितना भी कॉटन इंपोर्ट किया जाता है, मतलब जैसे इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है, कहीं भी इंपोर्ट हो रहा है, हम तो इंपोर्ट नहीं करते, हम तो एक्सपोर्ट करते हैं। और एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो खरीदता कौन है पता है? वर्ल्ड में कॉटन जो कॉटन की खरीदी होती है, तो यूरोप अकेला एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जो वर्ल्ड का आधे से ज्यादा यूरोप अपने कॉन्टिनेंट में अलग अलग कंट्री जो अपने
कह सकते हैं डोमेस्टिक मार्केट में कॉटन को इंपोर्ट करवा लेती है, अब खाते नहीं है कॉटन वो, ठीक है, तो वो कॉटन से क्या करते हैं, क्लोथ बना के फिर वापस बेच देते हैं डेवलपिंग मार्केट्स में। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कुछ इस तरह का है कि इंडस्ट्रीज शुड बी नियर दी रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल मतलब जहां रॉ कॉटन प्रोड्यूस हो रहा हो। रॉ कॉटन प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज है इंडिया, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, इजिप्ट। अब इसके अलावा लेकिन जिसे अगर आप देखोगे तो यार्न इंपोर्ट करके फैब्रिक बनाने वाले कुछ देशों में आगे है, यूनाइटेड किंगडम हो गया, जापान हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस हो गए, फाइन। और इनफैक्ट these nations in Europe alone accounts for the nearly half of the world's cotton imports. Is that clear? तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का। अब अगर कुछ इश्यूज एसोसिएटेड विद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अगर हम समझने की कोशिश करें तो देयर आर सम इश्यूज। क्या? द इंडस्ट्री हैज टू फेस very stiff competition with synthetic fibers, hence it has shown a declining trend in many countries। ठीक है, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखा है। किस तरह का डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखा है? तो द इंडस्ट्री हैज टू फेस वेरी स्टिफ कंपटीशन विद सिंथेटिक फाइबर्स, हेंस इट हैज नाउ शोन अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन मेनी कंट्रीज। क्योंकि अब क्या है कि कॉटन जो है ना, कॉटन बहुत ऐसा छुई मुई टाइप से है, श्रिंक हो जाता है, इसको मेंटेनेंस लगता है, प्रेस करो सल आ जाते हैं। तो इस कारण से क्या है कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है तो उसको स्टिफ कंपटीशन है सिंथेटिक फाइबर से। सिंथेटिक फाइबर ऐसे ऐसे आते हैं कि उसको कुछ भी कर दो उसमें रिंकल्स नहीं आएंगे, ठीक है, उसको कुछ भी कर दो उसकी शाइन नहीं जाएगी, कॉटन फेड भी होने लगता है समय के साथ। तो सिंथेटिक फाइबर बेहतर क्वालिटी देने लगा है, इसके चलते कॉटन को टफ कंपटीशन फेस करना पड़ा। देखो क्वालिटी बहुत कम लोगों को समझ में आती है, ठीक है, क्वालिटी बहुत कम लोगों को समझ में आती है। लोग ये देखते हैं कि क्या बेहतरीन दिख रहा है बाहर से चकाचौंध, बस क्वालिटी बहुत कम लोगों को समझ में आती है। तो उसी के चलते क्या है कि लोग सिंथेटिक फाइबर्स की तरफ शिफ्ट होने लगे। नो डाउट कॉटन की अपनी एक क्लास है, ठीक है, कॉटन की अपनी एक क्लास है, लेकिन अब क्या हो रहा है क्योंकि स्टिफ कंपटीशन है तो उसके चलते क्या होता है, उसके चलते बहुत सारी कंट्रीज में कॉटन जो है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो डिक्लाइन होने लगी है, ठीक है। विद द साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो चेंजिंग, ठीक है। दो इसको आप समझ सकते हैं ऐसे, जैसे क्या होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आज से 50 साल पहले जो इंडस्ट्रीज डोमिनेट करती थी ना, वो इंडस्ट्रीज आज पता नहीं कहां गई, खाक में पता नहीं चलती है। और आज कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज आ गई है जो 5 साल पहले किसी ने सोचा नहीं था कि ये भी इंडस्ट्री हो सकती है, इसमें भी इतना पैसा हो सकता है, ठीक है, इसमें इतना इनपुट हो सकता है, इतना पोटेंशियल हो सकता है। तो विद द साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्रीज चेंजेस, दिस इज द स्टोरी, ठीक है। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जर्मनी ऑर्डर्ड कांस्टेंट ग्रोथ इन कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है, इंडस्ट्री Germany recorded constant growth in cotton textile industry since Second World War till the 70s, but now it has declined. Why? Because it has shifted to less developed countries where labor costs are low. तो यहाँ पे वही बताया गया कि कोई भी इंडस्ट्री परमानेंसी की पोजीशन पे नहीं रहती, हमेशा राइज और फॉल आपको देखने को मिलते रहेंगे, हमेशा राइज एंड फॉल देखने को मिलते रहेंगे। तो जिस जर्मनी ने बहुत ग्रोथ रिकॉर्ड करी थी, लेकिन फिर होता क्या अल्टीमेटली कि 70s के बाद में डिक्लाइन देखने को मिलता है। डिक्लाइन देखने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि लेस डेवलप्ड कंट्रीज में सारी इंडस्ट्री शिफ्ट होने लगी जहां पे लेबर कॉस्ट लो है, ठीक है। सो दिस वाज द स्टोरी अबाउट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आई होप यू एंजॉयड इट। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हाईटेक इंडस्ट्रीज जो है उनके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आई है। अभी के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।